उसका कॉलर पकड़ के अमेरिका 3 थप्पड़ यहां से और 3 थप्पड़ यहां से मारेगा, उसको बेइज्जत करेगा, जलील करेगा, रुसवा करेगा और घसीटेगा मिट्टी में। अमेरिका का यही किरदार है। उसने चाकू मारने से पहले अल्लाहू अकबर बोला था, मैंने तो नहीं बोला, उसने अल्लाहू अकबर बोला और उसने चाकू उतार दिया। अब जब उसने अल्लाहू अकबर बोल के, यानी कि वो मान रहा है वो मुसलमान है, तभी तो अल्लाहू अकबर बोल रहा है वो। इंग्लैंड हैज फॉलन। आपके यहां शरिया जोन्स बन चुके हैं और आपके अंदर से ही एक पॉलिटिशियन निकलेगा फार राइट का, बॉर्डरलाइन फाशिस्ट। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में एक भयानक आतंकी हमला हुआ है, एक टेरर स्ट्राइक हुई है जिसमें 9 लोग मारे गए हैं और 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअली मैटर है क्या। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि ये जो जगह है इसका नाम है चिलास। ये दियामर डिस्ट्रिक्ट में है गिलगिट बाल्टिस्तान की, और इधर अटैक हो गया भयानक। 2 फौजी उसमें शामिल थे, पाकिस्तानी आर्मी के फौजी जो मारे गए हैं, और 1 पर्सन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गंभीर रूप से घायल है। ये बंदे आए AK-47 लेके, हथियार लेके। इन्होंने ऐसे तेजी से मोटरसाइकिल सामने निकाली और जब गए तो फायर करते हुए ये आगे निकले। धड़ल्ले से पूरी की पूरी मैगजीन उन्होंने खाली करी। कितना फायर करा नहीं पता, लेकिन इन्होंने पूरा, जिसको कहते हैं ना कि वहां पे आप ये समझ लीजिए पूरी की पूरी इन्होंने मैगजीन खोल दी वहां पे। और कितनी मैगजीन खोली मुझे नहीं पता, लेकिन ये फायर करते चले गए, फिर ये आगे भाग गए हैं। कंडीशन ऑफ सेवरल पीपल इज सेड टू बी क्रिटिकल, यानी कि कई लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा कि वो जीवित रहेंगे कि नहीं। अस्पताल में लोग हैं और ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है, ये उम्मीद करी जा रही है कि जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपने मैगजीन खोली है तो नुकसान तो वो करेगी। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी संगठन ने, आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। किसी ने यह नहीं बोला कि साहब हमने करा है। नॉर्मली ऐसा होता है, बलोच करते हैं तो बोलते हैं, वो वीडियो जारी कर देते हैं, वो वेबसाइट पे अपनी डाल देते हैं कि हमने ठोका है। कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान करता है, वो सबसे आगे कहते हैं हाँ साहब हमने ठोका है पाकिस्तानियों को, हमारी जिम्मेदारी। इस बार सब चुप, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। इसमें पाकिस्तान ने बोला है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर से हमारे ऊपर, जब से वो वापस पावर में आए हैं तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, हमारे ऊपर अटैक बढ़ा दिए हैं और कई 100 लोग हमारे मार दिए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल। मुझे तो एक बात यह समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों, तुम ही तो नाच रहे थे, तुम ही तो मिठाइयां बांट रहे थे, तुम ही तो सड़क पर भंगड़े डाल रहे थे, हैं? तुम ही तो कह रहे थे कि मजा आ गया, साढ़े मुसलमान परा हैं, ये पहुंच गए काबुल, अब देखना हिंदू काफिरों को किस तरीके से हम कश्मीर से दौड़ाते हैं, हम इनको मार देंगे। वो क्या हुआ यार? तो क्या हुआ पाकिस्तानियों? आखिर हुआ क्या यार? इतना जोश तुम्हारा ठंडा कैसे हो गया? वो जो जहनी आजादी मिल गई है अफगानों को, याद है इमरान खान की स्पीच, जहनी आजादी मिल गई है। मैं मुबारकबाद देता हूं अफगान कौम को, ये आजाद हो चुके हैं इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये सारे ड्रामे पाकिस्तानियों ने करे, इमरान खान से लेकर सारे ड्रामेबाज। अब यहां कश्मीर ये दे देंगे, वो दे देंगे, फलाना ढिमका। अफगानों ने मार मार के सुअर बना दिया इनको। और जब सुअर बना दिया और पाकिस्तान ने बोला कि तुम तो हमारे मुसलमान भाई थे, तुमने ऐसा क्यों करा हमारे साथ, तो अफगानों ने बोला हमने तो करा ही नहीं कुछ, ये कहानियां तुम खुद बना रहे हो, ये जितनी भी कहानियां हैं मनगढ़ंत हैं, और भैया हमने कुछ नहीं करा, तुम खुद ही इस पाप के भागीदार हो, तुम खुद ही कर रहे हो और हमारा नाम लगा रहे हो, क्योंकि तुम हमसे जलते हो, तुम हमारी तरक्की से जलते हो, तुम तालिबान से जलते हो। अच्छा जी, अब दोस्तों अफगानिस्तान से मैं ले चलता हूं आपको इजराइल। अच्छा, हूथी रिबेल्स जो हैं उन्होंने यमन के कुछ एरिया को कैप्चर कर रखा है, बड़े एरिया को कैप्चर कर रखा है, और वो हैं ईरान के पिट्ठू। ईरान हूथी रिबेल्स को फंड करता है, आर्म करता है, ट्रेन करता है, आइडियोलॉजिकली उनको इंडोक्ट्रिनेट करता है। तो उन लोगों ने मिसाइल फायर करी किसके ऊपर? कुछ 3 मर्चेंट शिप्स थे इजराइल के, यानी कि जो व्यवसाय व्यापारी के जो जहाज होते हैं उसके ऊपर फायर करा। तो यहां पे अमेरिका का एक जहाज है USS कार्नी। USS कार्नी ने इनको बर्बाद करा, ड्रोन्स को और मिसाइल्स को बर्बाद करा। हां, 2 जहाज हिट हुए लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। सेंटकॉम ने यह बोला है, यूएस सेंट्रल कमांड को सेंटकॉम बोलते हैं, सेंट्रल कमांड। यूएस सेंट्रल कमांड ने दोस्तों यह बात करी है कि USS कार्नी ने डिटेक्ट करा एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, और
इसके पास जैसे ही उनको पता लगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, उन्होंने इसको उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि यूएसएस कार्नी, जो कि अमेरिका का जहाज है, उस पे हूथीज ने मिसाइल से अटैक करा। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि सेंट्रल कमांड ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है अभी तक। जो हूथियों का स्पोक्स पर्सन है, इसने यह बोला है कि हमने 2 इजरायली जहाजों को अटैक करा है और इजरायलियों ने बोला है कि तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, ईरान के उन पागल मुल्लाओं की तरह तुम भी क्रैक हो चुके हो, क्योंकि जिन जहाजों पे तुमने मिसाइल मारी वो हमारे थे ही नहीं। और इजराइल का कहना है कि अगर हम पे हमला करना है पहले चेक तो कर लो, बेवकूफों, अहमकों, किसके ऊपर अटैक कर रहे हो? कि नफरत में इतने अंधे हो गए कि जो मिले उस पर बम गिरा दो, बाद में देखेंगे इजराइल का है कि नहीं है। सेंटकॉम ने बोला है कि ये जो अटैक्स हैं, इन्होंने जिंदगियां खतरे में डाली, शिप्स के मल्टीनेशनल क्रूज, क्योंकि उन जहाजों पे जिनको अटैक करा था इन लोगों ने, उसके तो हर जगह से हैं। और ये जो जहाज हैं, उसमें से एक जहाज है, उसका नाम है यूनिटी एक्सप्लोरर। ये बहामियन फ्लैग्ड है, यूके ओन्ड है। ये यूके में कोई ओन करता है? ये यूके ओन्ड है भाई, इंग्लैंड का है। इन्होंने इंग्लैंड के जहाज पे, यार कैसे हैं ये? मैं सही बता रहा हूं, ये जो वहां के पागल मौलाना है ना ईरान के, ये सब क्रैक हरकतें करते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लिख लो यार, थोड़ा सा पढ़ लिख लो। इफ यू वांट टू बॉम्ब एन इजराइल, व्हिच यू शुड नॉट बाय द वे, बट इफ यू रियली वांट टू बॉम्ब एन इजरायली शिप, एटलीस्ट फिगर आउट कि हमारा टारगेट ठीक तो पता नहीं कैसे लोग हैं यार, ये जाहिल कहीं के। सेंटकॉम ने यह भी बोला है कि हमें यह पता है कि यह हूथीज ने यमन से करा है, लेकिन इसको पूरी तरीके से एनेबल करा है, फैसिलिटेट करा है ईरान ने। ये सेंटकॉम का ऑफिशियल स्टेटमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा। देखिए, किसी ना किसी दिन मैं आपको बता रहा हूं, कोई अमेरिकन जहाज होगा या कोई ऐसा जहाज होगा जिसके ऊपर हूथीज का बम गिरेगा। और जिस दिन गिरेगा, ठीक है, उस दिन जो नहीं है वो उनका हेड, जो ईरान का जो, ठीक है, उसका कॉलर पकड़ के अमेरिका 3 थप्पड़ यहां से और 3 थप्पड़ यहां से मारेगा, उसको बेइज्जत करेगा, जलील करेगा, रुसवा करेगा और घसीटेगा मिट्टी में। अमेरिका का यही किरदार है। एक गोरा मर जाए अमेरिकन, फिर देखना भूल जाएंगे ईरान कि ईरान कहां है, इराक कहां है। ठीक है जी। The United States will consider all appropriate responses in full coordination with its international allies and partners. यानी कि इस पे जवाब दिया जाएगा, और किस तरीके से जवाब देना है, हमारे जो एलाइज हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम पूरी बैठक करेंगे और उसके बाद हम सोचेंगे कि इसके में किस तरीके से जवाब देना। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हो गई दोस्तों, अब एक खबर है आईफिल टावर पेरिस से। आईफिल टावर के बारे में किसने नहीं सुना है, कौन नहीं जानता आईफिल टावर के बारे में? वहां पे एक बंदा आता है 26 साल का, उसका नाम है अरमंद। ये बंदा आता है, अल्लाहू अकबर चिल्लाता है और एक आदमी को जान से मार देता है चाकू से, और 2 और को कर देता है गंभीर रूप से घायल। ये पैदा फ्रांस का ही है, ये पैदाइश इसकी फ्रांस की है, लेकिन इसके माँ बाप आए थे ईरान से। ये 4 साल जेल में रह चुका है क्योंकि इसने कोशिश करी थी इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने की। ये पकड़ा गया और इसको डाल दिया जेल में। ये हाईली रेडिकलाइज्ड है। अब उसके वकील जो है ना दोस्तों, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है नहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड। फिर ये देखो मीडिया में ना प्लांटेड रिपोर्ट्स आती हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, एक गरीब हेडमास्टर का बेटा। इस तरीके की चीजें मीडिया में आना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। इसने चिल्लाया अल्लाहू अकबर और निपटा दिया एक बंदे को। अच्छा, जिसको मारा वो जर्मन था, वो फ्रांस आया था छुट्टी मनाने के लिए, वो नर्स था यार, जो अस्पताल में नर्सेज होती है ना, मेल नर्स था। वो बेचारा पैसे वैसे जोड़ के आया फ्रांस में कि मैं फ्रांस में छुट्टियां मनाऊंगा, बड़ा काम, मेरा 24 घंटे का काम है, थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, आईफिल टावर देखने। क्या जाहिर सी बात है, जो भी फ्रांस जाता है एक बार आईफिल टावर जरूर जाता है पेरिस में। वो गया वहां पे भाई साहब मिल गए अरमान ने लिया चाकू और थैंक यू बोल दिया उसको। अब इससे होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना, मैं कई बार बता चुका हूं, ये जो चीजें हैं, ये जो इस तरीके की जो हरकतें हैं, राइट, इससे जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उसके खिलाफ मूड बन रहा है पूरे यूरोप में। मैं सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहा इस वक्त दोस्तों, मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं। अब इसने क्यों मारा? जब इससे पूछा कि भाई तुमने मारा क्यों उसको यार, उसका कारण, तुम्हारे मारने का कारण क्या था, उस आदमी की गलती क्या थी, क्या तुम उसको जानते थे? नहीं, उसको नहीं जानते। फिर तुमने मारा क्यों? कह रहा था ऐसा है कि
मुसलमानों को अफगानिस्तान में और फिलिस्तीन में मारा जा रहा है। मुसलमानों को अफगानिस्तान और फिलिस्तीन में मारा जा रहा है, तो मैंने उसका बदला ले लिया, मैंने इस आदमी को निपटा दिया। अब लोग कंफ्यूज कि भाई जिसको तूने मारा उसका क्या लेना था, वो तो नर्स है, वो तो अस्पताल में लोगों को इंजेक्शन लगाता है, पट्टियां बदलता है, उसने थोड़ा ना जाके मारा। नहीं, इसके पीछे एक मानसिकता है दोस्तों, और वो मानसिकता आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मानसिकता है क्या। आफ्टर ऑल वाई, होता क्यों है, मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है दोस्तों कि ये मान के चल रहे हैं जो रेडिकल्स हैं ना, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी हैं बिल्कुल, जो मरने मारने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि जो भी गैर मुसलमान है उसको मार दो, ये इसी कारण से बोलते हैं। देखो, इस आदमी की कोई गलती नहीं थी, इसको क्यों मारा? सिंपल सी बात है। अब लोग कहेंगे साहब अगर आप इसको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मुस्लिम है, तो इसका मतलब आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और आप इस्लामोफोबिया कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यार सुनो, उसने चाकू मारने से पहले अल्लाहू अकबर बोला था, मैंने तो नहीं बोला, उसने अल्लाहू अकबर बोला और उसने चाकू उतार दिया। अब जब उसने अल्लाहू अकबर बोल के, यानी कि वो मान रहा है वो मुसलमान है, तभी तो अल्लाहू अकबर बोल रहा है वो, उसने अल्लाहू अकबर बोला और रेत दिया उसका गला। अब ऐसे में क्या होता है कि रेडिकल इस्लामिस्ट, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं रेडिकल इस्लामिस्ट की, इन लोगों का यह मानना है कि भाई सुनो, अमेरिका से एक बंदे ने ड्रोन उड़ाया, एक बंदे ने, एरिजोना में ड्रोन का बेस है, और उसने वहां से ऑर्डर दिए एरिजोना के ड्रोन के बेस से, कहीं दूर ड्रोन बेस से एक ड्रोन उड़ा और उसने अफगानिस्तान में 4 लोगों को मार दिया मिसाइल से। ठीक है, वो मारने वाला अमेरिकन, ड्रोन बनाने वाला अमेरिकन, मिसाइल बनाने वाला अमेरिकन, बटन दबाने वाला अमेरिकन, जिसने हुक्म दिया है वो भी अमेरिकन, राइट? लेकिन वो जो हजारों किलोमीटर दूर किसी अमेरिकन ने फैसला करा वहां पे मारने का 4 बंदों को, उसका गुनहगार एक जर्मन नर्स है। उसका गुनहगार, उन मौतों का जिम्मेदार एक जर्मन नर्स है। अब आप बोलेंगे साहब ये कैसे हो सकता है, इनका रिलेशन क्या है? रिलेशन ढूंढ लिया भाई ने, उसने मार दिया चाकू। यानी कि अगर आपसे मेरी मुराद कोई भी वेस्टर्न कंट्री किसी भी मुस्लिम को कहीं पे भी मारेगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैन, जो उसने बोला है, उसने ये सब समझाया है नहीं, ये मैं समझा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस गाय एंड मिलियंस लाइक हिम हु आर रेडिकल्स, उनकी तरफ से बिल्कुल ठीक है कि किसी रैंडम ईसाई या किसी रैंडम जीव को मार दो, चलेगा यार, इतना चलता है। किसी भी रैंडम बंदे को चलते फिरते चाकू मार दो और आपका बदला पूरा हो गया, चाहे उसका कुछ लेना हो, एक ना लेना दो, उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो जर्मन बेचारा मरा है, ना कभी अफगानिस्तान गया होगा मेरे हिसाब से, ना कभी कहीं और गया होगा, वो फिलिस्तीन तो छोड़ ही दो, क्यों जाएगा आदमी, पागल है, फिलिस्तीन जाएगा। लेकिन क्योंकि वो ईसाई है, क्योंकि वो गोरा है, इसलिए उसको मारना जायज है, तो आपने मार दिया, एक हमारा गया तो एक इनका गया। ये लेवल है रेडिकल इस्लामिस्ट का, और यही काम है जर्मनी में कर रहा है। मैं आपको बताता हूं इससे होगा क्या ना। मैं तो दोस्तों काफी टाइम से कह रहा हूं कि जो गर्ट विल्डर्स आया ना, ये नेदरलैंड्स में, जिसको काफी सीटें मिली हैं और ये चुनाव जीता है, और अब ये तिगड़म बढ़ा रहा है कि किसी तरीके से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, कोalition अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या बोलता है गर्ट विल्डर्स? इसकी फिलॉसफी क्या है? इसकी फिलॉसफी सिंपल है कि एक तो हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, तो हमारे देश में मत आओ, और ये कहता है कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालो। ये एक्चुअली कहता है, ये आदमी गर्ट विल्डर्स एक्चुअली कहता है कि मुस्लिम्स को नेदरलैंड से बाहर निकालो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और इस बंदे को नेदरलैंड्स वाले ने बहुत ज्यादा वोट दे दिए, सबसे ज्यादा वोट इसी को मिले नेदरलैंड्स में। अब ऐसी मानसिकता वाले को वोट क्यों मिले? ऐसी मानसिकता, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसी मानसिकता वाले को वोट क्यों मिले, क्यों लोग भारी उसको मात्रा में वोट दे रहे हैं? ये जो दोस्तों मेलोनी है, इटली की प्राइम मिनिस्टर, ये जो फ्रांस में नंबर 2 पे है, जो अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी को मत प्राप्त हुए हैं, ये सब कौन है? हु आर दीस पीपल? दोस्तों ये वो लोग हैं जो कि अल्ट्रा राइट विंगर्स हैं, जो परेशान हो गए इमिग्रेशन से, परेशान हो गए। और यही बात मैं ऋषि सुनक जी को भी कहना चाहता हूं कि ऋषि जी ऐसा है, आप जिस गलतफहमी में घूम रहे हैं ना,
मैं आपको बता रहा हूं, आपके देश के अंदर शरिया जोन्स बन चुके हैं। इंग्लैंड हैज फॉलन, आपके यहां शरिया जोन्स बन चुके हैं और आपके अंदर से ही एक पॉलिटिशियन निकलेगा फार राइट का, बॉर्डरलाइन फाशिस्ट। मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, बॉर्डरलाइन फाशिस्ट। वो निकलेगा और वो कहेगा सबको, ठीक है, जितने भी गोरे हैं, क्योंकि गोरे अभी भी मेजॉरिटी में, वो कहेगा कि मैं निकालूंगा और वो ये काम करेगा। ये बात मैं कब से कह रहा हूं, जब से फ्रांस में वो राइट्स हुई ना मोरक्कन के मरने पे, तब से मैं कह रहा हूं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये हो रहा है। और ये मैं बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूं। मैंने 2017 में एक आर्टिकल लिखा था दोस्तों, द कैलिफ ऑफ लंदन। मैंने 2017 में आर्टिकल लिखा था और वो 2017 का आर्टिकल आज भी उतना ही रेलिवेंट है। द फार राइट विल राइज इन यूरोप। ये पंगे और होने वाले हैं, अभी आप देख लेना। और दोस्तों बाकी खबर है मालदीव्स की। मालदीव्स में मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बोला है कि मुइज़ू है उनका नाम, मोहम्मद मुइज़ू। उन्होंने बोला है कि मैं भारत से लोगों को निकाल दूंगा जो भारतीय फौजी हैं। भारत ने बोला ठीक है, भारत ने भी हटाने के लिए हाँ बोल दी। लेकिन ऐसी कोई फौजी नहीं, ये अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ये चाइनीज़ का बच्चा है ये, ठीक है, ही इज़ अ चाइनीज़ प्लांट। ये कह रहा है भारतीय फौजी हैं कितने वहाँ पे यार, ये तो बताओ, और क्यों हैं, और किसने रिक्वेस्ट करी थी? क्या भारत या कोई भी मुल्क किसी और देश में जाके अपने फौजी वहाँ पे ठहरा सकता है? नहीं, इट इज़ ऑलवेज अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री। मालदीव्स ने बोला कि हमें आपकी मदद चाहिए। भारत ने बोला ठीक है, भारत ने बोला ठीक है। था क्या वहां पे? एक छोटा सा जहाज, डॉर्नियर, फोटो देखिए डॉर्नियर की, ये डॉर्नियर जहाज है, एक ये था वहां पे, छोटा सा होता है बिल्कुल, नन्ना मुन्ना रही, देश का सिपाही डॉर्नियर, और 2 छोटे हेलीकॉप्टर थे वहां पे। और क्यों थे वहां पे? इसलिए थे क्योंकि मालदीव ने बोला साहब अगर कोई बीमार आदमी, मालदीव में दोस्तों करीब 1200 टापू हैं, आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 100 हैं जो कि इनहैबिटेड है, यानी कि वहां पे इंसान रहते हैं, बाकियों में नहीं रहते हैं इंसान, राइट। अब मालदीव को बड़ी दिक्कत हो रही थी। मालदीव को यह दिक्कत हो रही थी कि साहब एक टापू से दूसरे टापू कैसे जाएं, एक जजीरे से दूसरे जजीरे कैसे जाएं, अगर कोई बीमार हो गया तो उसको कैसे ले जाएं, ठीक है। दूसरी चीज, स्मगलिंग बड़ी हो रही है, स्मगलिंग को कैसे रोका जाए? तो भारत ने बोला देखो हम ये बंदे और ये आपको दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, डन डन। उन्होंने बोला, हमने डाल दिए। अब ये बंदा आया कह रहा है कि नहीं हमें चाहिए ट्रूप्स, नहीं चाहिए। उसने ऐसा बना दिया जैसे पता नहीं 8-10 लाख इंडियन आर्मी वहां पे होगी, 8-10 लाख। ये ऐसी माहौल बना रहा है, एक ऐसा भौकाल बना रहा है, फालतू की बातें, बेसर पैर की बातें, ठीक है। तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है यार, हम हटा लेते हैं, इसमें स्ट्रेस क्यों लेना है इतना? और इसको ऐसा क्यों बताना कि पता नहीं लाखों इंडियन आर्मी ट्रूप बैठे हैं, हमारी 8-10 पता नहीं क्या हमारी डिविजन्स वहां पे हैं, आर्मर्ड डिव है, हमारी एयरबॉर्न ब्रिगेड्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अब जहाज होगा तो मेंटेनेंस क्रू होगा, ठीक है, आपका फ्यूल डंप होगा, होना ही है, आपका बेसिक वर्कशॉप होगी, होनी है, पायलट्स होना ही है, मेंटेनेंस क्रू होना ही है, बस यही है जो एक छोटे से डॉर्नियर को और 2 छोटे हेलीकॉप्टर को सपोर्ट कर ले। इसके अलावा क्या है वहां पे? तो चाइनीज अपने मालिकों को खुश करने के लिए बहुत जोर जोर से प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो पता नहीं क्या क्या। और अब ये बोलेगा चाइनीज को कि तुम कर दो, फिर चाइनीज आएंगे, अगले चुनाव में फिर हम देख लेंगे। भाई ऐसा ही नहीं है ना कि चाइनीज ने पैसा लगा रखा घोड़े पे, हमारे भी तो घोड़े हैं वहां पे, हमने भी तो पैसे लगाए घोड़ों पे, वो दौड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे वीडियो होता है खत्म। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों पहला सवाल ये है कि ये कहते हैं मेरा नाम चंद्रकांत है, जैन सर, जैन चंद्रकांत जी, आपको लगता है कि मेजॉरिटी जो है बांग्लादेश पॉपुलेशन की भारत से नफरत करती है? क्योंकि जब भारत ने वर्ल्ड कप हारा, ये भारत की हार सेलिब्रेट कर रहे थे, ना ये ऑस्ट्रेलियन जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है ना। और बांग्लादेशी सरकार ने और बांग्लादेशी गवर्नमेंट चाहती है वीजा फ्री सर्विसेज फ्रॉम इंडिया लाइक नेपाल। तो क्या इंडिया को ऐसी वीजा फ्री सर्विस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, जबकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हेट्स इंडियंस? देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो बांग्लादेशियों को यह लगता है, कई बांग्लादेशियों को, कि भारत उनके देश में इंटरफेयर कर रहा है। पता नहीं कौन से इनके सोने जड़े हैं, हीरे जड़े हैं जो भारत इंटरफेयर कर रहा है वहां पे, लेकिन इनको ऐसा लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सबको लगने का अधिकार है, आपको, मुझे, बांग्लादेशियों को भी, ठीक है। दूसरी चीज, जो नई फसल आई है ना बांग्लादेश में, इनको यह नहीं पता कि 1971 में हुआ क्या था। पुराने लोगों को तो पता है, जो नई फसल आई है ये काफी हद तक रेडिकलाइज हो गई है बांग्लादेश में, ठीक है ना। और इनको यह लगता है कि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, भाई भाई। इनको यह नहीं पता कि ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था, जब जनरल टिक्का खान आया था और प्रेग्नेंट
ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो अभी बांग्लादेश है, वहां पे जो प्रेग्नेंट औरतें थी, मुझे कहनी बात नहीं चाहिए, लेकिन उनके पेटों में संगीन डाल दिए थे, बच्चा भी मार दिया, मां को भी मार दिया। 10 लाख ईस्ट पाकिस्तानी विमेन यानी कि बंगाली जो बाद में बांग्लादेश बना, दे वर रेप्ड। मोर देन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख इनोसेंट बंदे मारे गए। पहले उनसे कब्रें खुदवाते थे, बड़ी सी कब्र, फिर वहीं पे गोली मार के उसी कब्र के अंदर डाल के अंदर। इन्होंने क्या करा था, लेयरिंग करी थी, 20 फुट का गड्ढा खोदा, ठीक है, पहले उसको मारा, नीचे गिरे वो, नीचे धड़ से, सीधी सी बात है, नीचे गिरे, ठीक है, नीचे गिरे, उनके ऊपर हल्की सी मट्टी डलवाई, जिनसे डलवाई फिर उनको मारा, फिर वो उनके ऊपर गिरे, उनके ऊपर मट्टी डलवाई। ऐसे इन्होंने इस तरीके से 3-4 लेयर करके तो उन्होंने कब्रें बना रखी है बांग्लादेश में। आज के बांग्लादेशी भूल गए, अब पाकिस्तान का प्रेम जाग रहा है। अब वीज़ा सर्विस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि बिना वीज़ा के इतने बांग्लादेशी आ गए भारत में, वीज़ा की जरूरत क्या है, वीज़ा फ्री तो वैसे ही चल रहा है भाई। नोएडा में इतने बांग्लादेशी हैं, किसी से पूछो कहां से हो, मालदा। सारों ने अपने नाम चेंज करके जानबूझ के हिंदू नाम रख लिए, और जिस बांग्लादेशी से पूछो कहां के रहने वाले हो, मालदा। तो आप जो कह रहे हैं ना कि नेपाल जैसा हाल बांग्लादेश का होना चाहिए, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बांग्लादेशीज, दे आर एन एजुकेटेड पीपल, दे आर कल्चर्ड पीपल, नो डाउट, आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, बट इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया इज आल्सो रियलिटी, ये भी एक सच्चाई है। बी हैप्पी। ओके, हेलो सर, आई एम विशव। हेलो विशव जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि एनआईए और आईबी सीरियस रेड्स क्यों नहीं कर रही मल्टीपल लोकेशन में, जम्मू डिवीजन में, जहां पे टेररिज्म इज राइडिंग एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स आर टेकिंग लोकल पीपल सपोर्ट। नहीं, आपको क्या पता कि आईबी कोई काम का, आईबी एक खुफिया एजेंसी है भाई, आईबी एक खुफिया एजेंसी है। एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इट इज द प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी। तो एनआईए को जब करना होगा एनआईए करेगा यार। आप बिल्कुल देखिए, एनआईए को मैं नहीं बोल सकता एज गौरव आर्या कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। एनआईए में टॉप क्लास प्रोफेशनल्स बैठे हुए, जब उनको ठीक लगेगा वो कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उज्जवल ठाकुर, राम राम गोलू जी। ओ भाई साहब, उज्जवल ठाकुर साहब, राम राम आपको भी। भारत का एक्शन क्या होना चाहिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे, सिविल वार जो म्यांमार में चल रहा है, बिकॉज चाइना इज हेल्पिंग इट financially and against UN sanctions and military wins, then it will not create a good situation for us, because as we know we share a border with Myanmar। यार देखो ना, सुनो, so where should we stand? ऐसा है कि जो हमारी पॉलिसी है बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है, बॉर्डर बड़ा पोरस है, हम ज़्यादा कुछ करेंगे सबके सब ने इधर, ये चाइना कोई नहीं जाएगा, सबके सब इंडिया आएंगे, ठीक है। बांग्लादेश में जब प्रॉब्लम हुई थी ना 1971 में, ईस्ट पाकिस्तान था, व्हेन इट वाज ईस्ट पाकिस्तान, सबके सब आ गए, और जो सबके सब आने का सिलसिला चल रहा है 1971 से, 1971 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो भाई उसका मुख्य कारण, कई कारण थे उसमें, एक कारण नहीं था, दसियों कारण थे, लेकिन मुख्य कारण ये था कि बांग्लादेशी रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से, नॉट उस समय तो बांग्लादेश था नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी लगातार दर लगातार भारत के अंदर घुस रहे थे और भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे थे। तो जो अभी भारत की पॉलिसी है, चाइना जो करेगा करेगा, ठीक है ना, जो भारत की पॉलिसी है फिलहाल के लिए ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है वहां पर, कौन पावर में आता है। पर ये जो ना द मिलिट्री एंड सिविल, ये आज का टंटा नहीं है वहां पे, ये पता नहीं कितने दशकों से चल रहा है वहां पे ये कभी ये आता है पावर में, ये आता है, कभी मिलिट्री आती है, कभी सिविल आता है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है वहां पे। अंकुर सिंह सेंगर, अंकुर जी नमस्कार, जय हिंद। तो अंकुर ये पूछ रहे हैं कि इजिप्ट एंड जॉर्डन रिफ्यूज क्यों कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस को लेने के लिए। साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैलेस्टीनियन जहां जाते हैं, जिसकी थाली में खाते हैं उसकी थाली में छेद करते हैं, सिंपल सा, ज़्यादा कोई इसमें जियोपॉलिटिक्स समझने की जरूरत नहीं है। पैलेस्टीनियंस कुवैत गए, उन्होंने थाली में छेद करा, कुवैतियों ने उनको सब कुछ दिया, उनको स्कूल दिया, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए घर दिया, इबादत के लिए मस्जिद दिया, गाड़ियाँ दी, सड़कें दी, सब कुछ दिया। कुवैत के पास पैसा ही पैसा, ठीक है जी, इन्होंने सारा कुवैत से पैसा लिया। मैं फ़िलिस्तीनियों की बात कर रहा हूँ, फ़िलिस्तीनियों ने सब कुछ लिया कुवैत से, लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने अटैक करा कुवैत पे, तो सबसे पहले ये जाके सद्दाम हुसैन के साथ खड़े हो गए और कुवैत के अंदर रह के, कुवैत का खा के, कुवैत के खिलाफ काम करने लगे। ये पैलेस्टीनियन किरदार है, आप जाके इतिहास देख लीजिए।
जो पैलेस्टीनियंस को, मैं आपको बता रहा हूं, पैलेस्टीनियंस को धुतकारने वाला इजराइल नहीं है, पैलेस्टीनियंस को धुतकारने वाले बाकी मुसलमान मुल्क हैं। आप जाके इतिहास पढ़िए, लोगों को तो इतिहास ही नहीं पढ़ा इनका, पता है इनका ना। इन्होंने इजिप्ट के साथ धोखा करा, इन्होंने जॉर्डन के साथ, जॉर्डन के तो राजा ने इनके लिए पलकें बिछा दी भाई, वो शरीफ आदमी था बेचारा, उसने पलकें बिछा दी इनके लिए, आओ जी आओ 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 बैठो, बोलो क्या चाहिए, अच्छा इनको ये भी दे दो, ये भी दे दो। इन लोगों ने क्या करा, 3-4 हफ्ते हुए इनको वहां पर रहते रहते, इन्होंने चुंगी नाके बनाना शुरू कर दिए सड़कों पे। जो जॉर्डन के लोग आए थे उनसे हफ्ता वसूली, किसी का बच्चा उठा लिया फिरौती, ये इनके काम थे। फिर पुलिस आई रोकने के लिए तो पुलिस पे फायरिंग, फौज आई, फौज के लोगों को मार दिया इन पैलेस्टीनियंस ने। उसके बाद उसने बोला कि यार भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर उसने बाकी मुसलमान मुल्कों से उसने ट्रूप्स मंगवाए। पाकिस्तान ने भी ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में उनका राष्ट्रपति बना था, उनका आर्मी चीफ बना था ज़ियाउल हक, वो ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक आया। और फिर वो ब्लैक सितंबर का वाकया और ये सब ड्रामा जो हुआ था जिसमें हज़ारों फिलिस्तीनी मारे गए थे। आई थिंक 10 से लेकर 25,000 का फिगर, इट इज़ एक्सेप्टेबल एंड एक्सेप्टेड, एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल बट एक्सेप्टेड, आई शुड हैव सेड, सॉरी फॉर दैट, इट इज़ एक्सेप्टेड फिगर। एंड तो ये है वहाँ पे। तो आप कहे कि ये लोग क्यों नहीं लेते, कोई नहीं लेता यार, आप इनको छोड़ो ना। आप बात कर रहे हो कि जॉर्डन नहीं लेता, इजिप्ट नहीं लेता, और बाकी किसने ले लिया? वो कहते हैं देखो तुम्हें जो हमारा सपोर्ट चाहिए ना, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे पूरा सपोर्ट है, स्पीच देनी है, भाषण देना है, पूरा सपोर्ट है। 2-4 अगर पार्ले जी के बिस्किट चाहिए वो भी भिजवा देंगे, लेकिन हमारी जमीन पे तुमने कदम रखा तो फिर देख लेना। और यही बात किंग ऑफ जॉर्डन ने अभी बोली थी 1 महीना पहले। और यही बात इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने बोली कि 1 पैलेस्टीनियन विल नॉट स्टेप ऑन आवर सॉइल, एक भी नहीं आएगा। और हैं ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।